everyone, welcome back to our physics class. So today we are going to start a new lecture in Newton's law of motion. एक ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट आपके पास चला गया है जिसमें हमने कंटेंट्स डिस्कस कर लिया आपके साथ, और साथ ही छोटे छोटे 3 टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस किया था। पॉइंट मास, दूसरा टॉपिक था आपका इनर्शिया और तीसरा टॉपिक था लीनियर मोमेंटम। आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पूरा फोकस्ड रहिएगा क्योंकि शुरुआत में ही बता चुके हैं उस वीडियो में कि ये चैप्टर आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स है नॉट इन क्लास 11 बट आल्सो इन क्लास 12 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक आइडिया आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का क्लास 9 से ही होने लगता है। वहां हमने जो बातें सीखा और यहाँ जो बातें हम सीखने जा रहे हैं, दोनों को रिलेट करने का कोशिश करिएगा और दोनों को थोड़ा डिफरेंशिएट करके ही रखिएगा, क्योंकि वहां पर जो आपने सीखा गलत नहीं है बट लिमिटेड अमाउंट में चीजों को आपके दिमाग में स्टोर किया गया था। अब जो है नया कंसेप्ट भी साथ में ऐड होते चले जाएंगे। जो चीजें आपने पढ़ा उसके साथ साथ नया नया चीज ऐड होता चला जाएगा, तो उन चीजों को भी आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो चलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को पढ़ते हैं। क्या कहता है ये स्टेटमेंट देखिए, a body continue to be in its state of rest or in uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force to change the state। अब यहां पर 2 स्टेट के बारे में डिस्कस हुआ है, पॉइंट आउट कीजिएगा। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ये 2 स्टेट है, या तो रेस्ट पर है या तो मोशन में है, लेकिन मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन। ये सब बारीकी आपको अब जो है पकड़ना पड़ेगा। वहां ऐसा नहीं बोला गया था क्लास 9, बिकॉज हम भी क्लास 9 के बच्चों को पढ़ाए तो ऐसे बोला जाता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है बच्चा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहने का कोशिश करता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहने का कोशिश करता है। बस इतना ही बताया जाता है क्लास 9 के बच्चों को। यहां पर आप टर्म्स को और आप कह सकते हैं मेकअप करके सामने ला रहे हैं, सजा के आपको सामने ला रहे हैं। क्या कह रहा? बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट। एक बॉडी तब तक अपने ही स्टेट में रहता है। वो स्टेट क्या हो सकता है? 2 स्टेट, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन भी किसमें? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर मोशन है तो वो अपना मोशन को स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन रखने का कोशिश करता है। आई विल प्रूफ इट थोड़ा देर के बाद कि स्ट्रेट लाइन में ही कोशिश करेगा अपने आप को रखने का, और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन ही क्यों डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तब तक होता है, कब तक? जब तक इस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, तब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहता है या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही रहता है, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट आकर के उसको रेस्ट से मोशन में ला दे या मोशन से रेस्ट पर ला दे। क्लियर है कि नहीं? फिर से हम रिपीट करें, ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखे हैं। अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस, तब तक it is acted upon by some external force to change the state। जब तक एक्सटर्नल कोई फोर्स काम नहीं करता है तब तक ये अपने स्टेट को कंटिन्यू रखता है। अब स्टेट 2 तरह का होता है, अभी बात कर लिए, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है कि नहीं? अब पॉइंट वाइज एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर ये बात हो गया, क्लियर है कि नहीं? लिख रहा है इफ नो नेट फोर्स। यहां पर एक वर्ड यूज किए हैं, नेट फोर्स, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा देर में डिस्कस कर रहे हैं। पहले ये जो बातें हमने डिस्कस किया, आपसे हम पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है? ना रेस्ट पर है। क्लियर है? हम इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो द डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, ऐसे फोर्स लग रहा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, ये मान लेते हैं कितना है? F1 है, और ये F1 का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। क्लियर? जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स इधर से काम कर रहा है, इट इज F2 एंड इट्स डायरेक्शन इज शोन बाय दिस एरो। कितना है मैग्नीट्यूड? तो अगेन 10 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं? हम कह रहे हैं क्या ये अपने रेस्ट स्टेट को कंटिन्यू रखेगा कि मोशन में चला जाएगा? रेस्ट पर रहेगा आप कह रहे हैं, लेकिन यहां के हिसाब से वो बात आप क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहां पर बोला था कि सम एक्सटर्नल फोर्स जब तक इस पर नहीं लगेगा
तब तक ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। एक्सटर्नल फोर्स तो लगा है, बाहर से तो फोर्स लगा रहे हैं सब्जेक्ट पे, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। इस बात को क्लियर करने के लिए हमने नेक्स्ट पॉइंट को लिया है। क्या है पॉइंट, देखिएगा, इफ नो नेट फोर्स, हियर द फोर्स, ये जो फोर्स लिखा है सम एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, नेट फोर्स है। अब नेट फोर्स क्या है डिस्कस करेंगे। इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, अगर बॉडी पर कोई नेट फोर्स काम नहीं करता है, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज। अगर नेट फोर्स काम नहीं करता है तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, यहां पर नेट फोर्स कैसे निकालें हम, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स इक्वल टू यहां पर होगा कि सर इधर से एक फोर्स आपने लगाया दैट इज F1, और इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर इधर आप पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो इधर आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने F1 वेक्टर को पॉजिटिव में लिया तो F2 वेक्टर को नेगेटिव में लेना पड़ेगा। इन दोनों का आप क्या निकाल लीजिएगा, डिफरेंस। तो यहां से आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है इसका कितना है 10 न्यूटन, और इधर भी 10 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 0। सो F नेट कितना निकल के आ रहा है, 0, मतलब कोई भी नेट फोर्स नहीं है। अगर नेट फोर्स नहीं है तो बॉडी में वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज। तो वेलोसिटी अभी इस बॉडी का कितना है भाई, बोले सर रेस्ट पर है, मतलब वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो 0 ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। द बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। नेट फोर्स अगर 0 होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं। क्लियर है कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी होगा तब एक्सेलरेशन आएगा, अगर एक्सेलरेशन आता है तब फोर्स आता है। फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है आगे जाकर, डोंट वरी, पहले से आप थोड़ा बहुत जानते हैं, बट फिर एक और एग्जांपल से इसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक एग्जांपल रहा आपके सामने। हम यहां पर एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ये रहा एक बॉडी, और ये बॉडी मोशन पर है, वेलोसिटी इसका हम कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड है। तो किस पर है, ये स्टेट ऑफ मोशन, और ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही है। अभी हम सर्कुलर मोशन नहीं ले रहे, सर्कुलर मोशन में भी हम ये सब बातों को डिस्कस करेंगे, बट उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे, वेट। तो इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं हम, F इक्वल टू 10 न्यूटन, अगेन F1 फोर्स है, इधर फोर्स लगा रहे हैं, जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा रहे हैं, अगेन F2 फोर्स, डायरेक्शन दिखा चुके हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं। क्लियर है कि, आपसे पूछ रहे नेट फोर्स कितना है, तो F नेट कितना बताइएगा, अभी भी बोलो जरा, F नेट कितना है अभी, F2 कितना है, F2 इज अगेन 10 न्यूटन, 0। अब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0। अगर नेट फोर्स बच्चा 0 है तो हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन इज 0। इफ द एक्सेलरेशन इज 0, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी इसका अभी है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, वो कंटिन्यू 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, और वो भी स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना, नेट फोर्स चूंकि 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब अभी जितना वेलोसिटी है, यहां नहीं था, रेस्ट पर था, यहां मोशन में है, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी लेकिन होगा। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी नहीं है, जो है वही है, 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड ही। क्लियर है कि नहीं है, एक बात और, एक और एग्जांपल देना चाहेंगे हम, एग्जांपल नंबर 3। यहां से एक और आइडिया जनरेट होगा आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप यहां पर लगा रहे हैं फोर्स, दैट इज F1 फोर्स, कितना है, अगेन 10 न्यूटन। आप लगा रहे हैं यहां पर फोर्स, अगेन F2 फोर्स, यहां पर कितना फोर्स है, 10 न्यूटन। जरा बताइएगा नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स बताओ, 0। सर इधर जो भी ले रहे हैं 10 न्यूटन ले रहे हैं, पॉजिटिव में ले रहे हैं, और इधर जो भी ले रहे हैं नेगेटिव में ले रहे हैं, 10 न्यूटन ले रहे हैं, तो अभी भी कितना हो गया नेट फोर्स, 0। नेट फोर्स कितना है, 0, F net is 0. So change in velocity is 0. So acceleration is 0.
लेकिन आपसे ये हम पूछ रहे हैं, ये बॉडी एक्सेलरेट तो नहीं करेगा, इसका मतलब ना ये इधर डिस्प्लेस करेगा ना ये इधर डिस्प्लेस करेगा। अभी अगर ये बॉडी रेस्ट पर है, अगर अभी बॉडी रेस्ट पर है तो ये बॉडी रेस्ट पर ही रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये एक दूसरे का ऑपोजिट तो है, ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये सर नो, ये जो फोर्स है एक दूसरे का ऑपोजिट है ना, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, बट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर डिफरेंट। इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है और इस लाइन पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली ऑपोजिट नहीं, लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, याद रखिएगा। तो नेट फोर्स तो जीरो है, अभी भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बट आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट यहां पर लगा हुआ है कि ये फोर्स लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट करने का कोशिश करेगा, तो हियर आप कह सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम, कहां पर लिख दे भाई साहब, यहां पर लिख दे, नोट करके यहां पर इस बात को मेंशन कीजिएगा, कहीं नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल नीचे कर लीजिए। क्या लिख रहे हैं? न लाइन ऑफ एक्शन, line of action of forces should be same to be in same state का मतलब अगर मोशन में है, मोशन में ही रहना है उसको, तो लाइन ऑफ एक्शन उसका सेम होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस शुड बी सेम। यहां पर आप एक बात और ऐड कर सकते हैं, एंड ऑपोजिट, है ना, यहां पे लिख देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, शुड बी सेम एंड ऑपोजिट, ठीक है, सेम एंड ऑपोजिट, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर है कि नहीं है? याद रहेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ एक्शन दोनों में सेम, यहां पर लाइन ऑफ एक्शन चूंकि ऑपोजिट है, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन चूंकि डिफरेंट है, इस वजह से यहां नेट फोर्स तो जीरो होगा, बट फिर क्या आएगा? एक नया टर्म आगे जाकर के आप पढ़ेंगे, जो कि रोटेशन का पार्ट है, यहां का नहीं पार्ट है। जब भी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, लाइन ऑफ एक्शन जब डिफरेंट होता है, लाइन ऑफ एक्शन शॉर्टकट में लिख देते हैं, जब भी डिफरेंट होता है, एक टर्म आता है, नाम है टॉर्क। क्या आता है? टॉर्क, जो कि लेटर ऑन आपको पढ़ाएगा। टॉर्क क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में काम नहीं आता है, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने में काम आता है। किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराना है तो नेट फोर्स चाहिए, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है तो नेट टॉर्क चाहिए। टॉर्क भी नेट कुछ होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? नेट टॉर्क मस्ट नॉट बी जीरो टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। ये आगे जाकर के आप पढ़ेंगे। चलिए हम सेकंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर हमने सिर्फ एक पॉइंट यहां पर पढ़ा था, यहां कहा था कि नेट फोर्स अगर किसी बॉडी में नहीं काम करता है तो वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को ही मेंटेन करता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करता, मतलब एक्सेलरेशन नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया। यही तो इनर्शिया पढ़े थे आप लास्ट क्लास में। व्हाट इज इनर्शिया? कि वो अपने स्टेट को मेंटेन करता है। किस वजह से करता है? मास के वजह से। इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द वेलोसिटी। ऐसा लिखाया गया था, बताया गया था, फिर कह रहे हैं ये एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हर बॉडी में है। तो यहां कह रहा है कि फर्स्ट लॉ एक्चुअली किसके बारे में डिफाइन करता है? इनर्शिया के बारे में डिफाइन करता है। क्लियर है कि नहीं? और आप अगर राइटली इसको कॉल करें, बोले तो क्या है ये? राइटली कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को आप क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? जो आपने अभी पढ़ा, जो आपने अभी समझा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वही क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर एग्जाम में लिखने आए लॉ ऑफ इनर्शिया तो यही लिखिए। क्लियर है कि नहीं? अगर इनर्शिया को बहुत डिटेल में हम समझने के लिए जाए, जो कि लास्ट क्लास स्टार्ट हम किए थे और आपको बताया था दैट इज नॉट एंड ऑफ द इनर्शिया, अब आप सीख पाए क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप समझ चुके हैं। अब हम इनर्शिया को और डिटेल में ले सकते हैं। तो कह रहा है डिटेल में यहां पर, इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स। लास्ट क्लास में भी बताए थे, फिर बता रहे हैं। इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ
डायरेक्शन। इन तीनों चीजों को डिटेल में हमें समझना पड़े, फिर हम वापस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आएंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही चल रहा है, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसीलिए इनर्शिया को अब डिटेल में समझना हमें जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कहां से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें समझना है सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जैसे कि हमने क्लास 9 में समझा था कि कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे रहता है तब तक वो रेस्ट पे रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। लिख रहा है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इट इज द इनएबिलिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एबिलिटी है, अपने अंदर का एबिलिटी है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? इनर्शिया। रीजन क्या है? इनर्शिया। किसके वजह से है? उसके मास के वजह से। लेकिन तब तक जब तक एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तब तक। अगर एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ आ जाए तो चेंज कर देता। आगे लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग बाय इट्स ओन। कोई बॉडी रेस्ट पर अगर है तो रेस्ट पर ही रहता है, खुद से ये कहीं से उठ करके कहीं नहीं जा सकता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो मतलब रेस्ट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने का ही इंटेंशन रखता है जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल से इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे कि अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रीली इन बस थ्रोन बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स सडनली। जैसे कि अगर आप एक बस पे खड़े हैं, लेट सपोज कि हम बस पर स्टैंड कर रहे हैं और बस अचानक से चलना शुरू करता है, तो मेरा जो लेग्स है वो बस के कांटेक्ट में है। तो बस जैसे ही मोशन पे आता है मेरा लेग्स भी मोशन पे आ जाता है, बट वो जो मोशन है उस मोशन को मेरा लेग से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसमिट होने में टाइम लगता है। तब तक हम क्या कर जाते हैं, सडनली वो आगे बढ़ा तो हम पीछे आ जाते हैं, एज अ पैसेंजर पीछे की तरफ आप झुक जाते हैं। तो वही कह रहा है थ्रोन बैकवर्ड, ये आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस किए होंगे, हाँ कि ना। सेम चीज अगर बस चल रही है, मोशन में है और आप खड़े हैं, तो आपका पूरा बॉडी उस समय क्या रहता है? मोशन में रहता है विद रिस्पेक्ट टू बस। लेकिन सडनली जैसे ब्रेक मारता है आपका पैर, लेग्स क्या हो जाता है? रेस्ट पे आ जाता है कि नहीं। लेकिन आपका बॉडी का जो अपर पार्ट है वो मोशन पे ही रहता है, तो ये आगे की तरफ हम झुक जाते हैं, हाँ कि ना। मतलब हमें जर्क का महसूस होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस पर, दिस हैपेंस ओनली व्हेन द सडन चेंज इन मोशन अकर्स। सडन चेंज का मतलब तुरंत ब्रेक मारा तब जाके ऐसा होगा। अगर धीरे धीरे ब्रेक मारते हुए जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, या धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा मतलब धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगा आगे, तो ऐसा नहीं होगा। तब तक क्या हो जाएगा? पूरा बॉडी पार्ट में हमारा वो जो मोशन में हो चाहे रेस्ट पर हो तब तक ट्रांसमिट हो जाता है। कह रहा है यहाँ पे नोट में, इसलिए इस बात को हमने मेंशन किया, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली लीजिएगा। इफ मोशन ऑफ बस इज स्लो, अगर मोशन स्लो है, द इनर्शिया ऑफ द मोशन will be transmitted to the body of the person uniformly। अगर धीरे धीरे बस चल रही है तो जो मोशन पूरा बस में है वो पूरा हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो चुका है, क्योंकि स्लो है तो धीरे धीरे पैर से हमारा पूरा बॉडी तक ट्रांसमिट हो चुका है, तो जर्क हमें फील नहीं होगा। तो लिख रहा है, एंड सो द एंटायर बॉडी ऑफ द पर्सन विल कम इन मोशन विद द बस एंड द पर्सन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी जर्क। कोई जर्क का एक्सपीरियंस नहीं होगा अगर सडन काम नहीं हो रहा है। अगर स्लोली काम हो रहा है तो हमें कोई भी जर्क का फील नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर सडनली अचानक से एक्सेलरेट कर दिया या सडनली ब्रेक कर दिया तब जाकर के ये जो है प्रॉब्लम आता है, और इनर्शिया आप देख पाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हॉर्स राइडिंग किए हैं, आराम से घोड़ा में चढ़ जाइए और घोड़ा अगर अचानक से बढ़ा दिया जाता है तो हम लोग पीछे आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेग्स हैं वो कांटेक्ट में होते हैं हॉर्स के, और हॉर्स चूंकि आगे बढ़ जाता है अचानक से तो हमारा जो लेग्स है उसके साथ आगे बढ़ जाता है, बट हमारा बॉडी का अपर पार्ट जो है रेस्ट पे रहता है, तो रेस्ट पे रहने का टेंड करता है, कोशिश करता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक एग्जांपल हमने लिखा है और एक चीज ध्यान दीजिए, a bullet fired on a window pane makes a clean hole through it while a stone breaks the whole window। एक कांच का ग्लास है या विंडो है, कांच से बना हुआ, ग्लास से बना हुआ, आप उस पर अगर बुलेट फायर कीजिएगा ना, उसमें एक क्लीन होल होता हुआ जाएगा,
लेकिन अगर वही एक स्टोन से फेंक दीजिएगा तो वो पूरा कांच टूट जाएगा। ये कह रहा है, ये सच्चाई है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आगे लिख रहा है, बिकॉज द बुलेट हैज अ स्पीड मच ग्रेटर देन द स्टोन। आप हाथ से स्टोन को फेंकिएगा और बुलेट जो गन से आप फायर कीजिएगा, दोनों का स्पीड में डिफरेंस है और बुलेट का स्पीड काफी ज्यादा है। इसका मतलब जब बुलेट ग्लास में टकरा रहा है तो कितना देर वो बुलेट और ग्लास का कांटेक्ट में रह रहा है, काफी कम समय। आगे लिख रहा है, सो द टाइम कांटेक्ट विथ ग्लास इज स्मॉल। जब बुलेट ग्लास में टच होता हुआ जा रहा है तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द स्टोन। स्टोन चूंकि भारी भरकम होगा तो वो क्या होगा, काफी समय तक उसके कांटेक्ट में रहेगा। और चूंकि इसका मोशन, जैसे स्टोन को हमने फेंका, इसके पास मोशन है और ग्लास रेस्ट पर है, तो जैसे इसको फेंकेगा तो क्या होगा, इसके पास मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये पूरा जैसे टच होगा, ये इनर्शिया को पूरा ग्लास में ट्रांसमिट कर देगा, काफी देर तक रहता है टच में, हम ये कह रहे हैं, इन कंपैरिजन टू बुलेट काफी देर तक टच में रहेगा। तो इसको मौका मिल जाएगा पूरा ग्लास में अपना मोशन को ट्रांसमिट करने का, तो पूरा ग्लास चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन बुलेट के साथ ऐसा नहीं, बुलेट जाएगा सट से टच होकर के पार होकर चला जाएगा। क्यों, टाइम ऑफ कांटेक्ट काफी कम है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ध्यान रखिएगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट पर भी डिपेंड करता है कि टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना, जितना ज्यादा टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा इनर्शिया ट्रांसफर होगा, जितना कम टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा उतना कम इनर्शिया का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। जैसे अगर आपको चाटा मारा जाए तो फटाक से मार करके अगर हटा दे हाथ तो आपको चोट कम लगेगा, लेकिन अगर एकदम बढ़िया से लगा दिया जाए एकदम ऐसे करके तो चोट काफी ज्यादा लगेगा। क्यों, टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो हमारा हाथ का जो मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन है वो ट्रांसमिट जल्दी होगा आपके बोलिए गाल में। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। अगर चटाक से मार के हट जाए तो आपको कम चोट लगेगा, क्योंकि मोशन ऑफ इनर्शिया कम ट्रांसमिट हुआ है। जैसे बुलेट और स्टोन वाला का एग्जांपल में समझ में आ गया है, याद रहेगा। अब कुछ लाइव एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप हमारे पास कांच का ग्लास तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन ये रखे हैं, देखिएगा। ये एक मान के चलिए कि कोई कांच का ग्लास है, ठीक है। इस पर आप एक कार्डबोर्ड रख लीजिए, आप इस पर एक कॉइन रख लीजिए, यहाँ पर आप कॉइन रख लीजिए। हम तो एक हल्का चीज ही रख लेते हैं। देखिए ये मार्कर का कैप है, ठीक है, आप आराम से इसके ऊपर रखे हैं, ठीक है। सभी अभी इस स्टेट में रेस्ट पर है, एवरीथिंग जो भी यहाँ पर है सब रेस्ट पर है। लेकिन हम ये जो कार्डबोर्ड अगर है तो इसको हम क्या दे रहे हैं, मोशन देंगे। देखिए ध्यान से, हम मोशन पे दे दिए, लेकिन कार्डबोर्ड के जस्ट ऊपर में क्या रखा हुआ था, वो कैप रखा हुआ था। वो कैप किस पर था, रेस्ट पर था ना। तो चूंकि जिसके ऊपर में ये रखा हुआ था, देखिए ध्यान से, इसके अंदर चला गया था, आप अगर नहीं देख पाए तो ध्यान दीजिएगा। ये हमने ऐसे रखा था, इसको ऐसे ऊपर में रखा था। तो चूंकि क्या है, हमने सिर्फ इसको मोशन पे दिया, इसको हमने मोशन दिया, लेकिन इसको ऊपर जस्ट रखा हुआ है, ये रेस्ट पर है, ये अपने इनर्शिया को मेंटेन किया है। नहीं तो चूंकि इसके साथ कांटेक्ट में था तो ये भी खुद चला जाना चाहिए था, नहीं गया है। तो ये किसको बता रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बता रहा है। और कुछ एग्जांपल्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, हमने एक जुगाड़ बना के रखा है। इस सिस्टम को समझने का कोशिश कीजिएगा, हमने अभी जस्ट बनाया पढ़ाते समय ही। तो हम अगर यहाँ पर आपको पहले समझाते हैं, यहाँ हमने एक स्ट्रिंग लगाया है और इस स्ट्रिंग में जो है एक मास लटका हुआ है। ये देखिए, ये एक रस्सी है, आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, बट देख लीजिए ये स्ट्रिंग है, इस पर हमने एक मास लगाया है और इस मास के बाद एक और स्ट्रिंग लगाया है नीचे। क्लियर है कि नहीं। तो हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ हमने इसको पकड़ के रखा है, यहाँ पे जस्ट पकड़ के रखा है, ध्यान दीजिएगा। ये मास है, समथिंग मान लीजिए कुछ भी है, मास है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग का स्ट्रेंथ इसमें है, स्ट्रिंग का स्ट्रेंथ इसमें भी वही है, बोलने का मतलब सेम स्ट्रिंग है। लेकिन हमने यहाँ जब इसको बांधा है तो ब्रेक करके बांधा है, अलग से हमने इसको बांधा है और अलग से नीचे इसको बांधा है, और हम इस पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। फिर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। हम देखिएगा ध्यान से, हम एक सडन फोर्स लगाएंगे इस पर, नीचे सडन फोर्स लगाएंगे। ये टीडी है, जैसा है वैसा है, सडन फोर्स हमने लगाया, ये नीचे वाला स्ट्रिंग टूट चुका है, देखिए अभी भी ये लटक रहा है, हाँ कि ना। तो सडन फोर्स लगाने का मतलब क्या था, हमने जो यहाँ का स्ट्रिंग था, नीचे वाला स्ट्रिंग था, इस पर सिर्फ फोर्स लगाया। तो यहां पर सिर्फ फोर्स लगाने की वजह से इस पर
इस पर जो भी इफेक्ट पड़ना था इस पर पड़ा, लेकिन ऊपर वाला स्ट्रिंग पर इफेक्ट नहीं पड़ा। सेम चीज को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे अगर हम देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हिस्सा इस पे बचा हुआ है, अगर हम इसी स्ट्रिंग को धीरे धीरे से खींचे, सडनली नहीं खींचे, हम अगर धीरे धीरे से इसको खींचे, धीरे धीरे से खींचे, तो ये फोर्स कहां पर लगेगा, ये थोड़ा सा पतला हो चुका है। अगर हम नीचे से इसको पकड़ करके खींचे, अगर अब मान लीजिए इसको फिर से हम बांध लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाए। आगे जाके स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स आप पढ़ेंगे तो लाइव चीजें अगर देखा हुआ रहेगा तो आप इसको मजेदार तरीके से समझ पाइएगा। हम अब सडनली नहीं लगा रहे, हम धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिएगा कौन सा स्ट्रिंग टूटेगा। आप देख पा रहे हैं ऊपर का स्ट्रिंग टूट चुका है, नीचे का स्ट्रिंग नहीं टूटा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे ड्राइंग बना के आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर एक सीलिंग है, ठीक है, उससे हमने एक स्ट्रिंग लगाया है, इसे यहाँ पर एक मास लगा दिया है हमने, एम मास, और सेम स्ट्रिंग यहाँ पर लगाया है। ध्यान दीजिएगा, जब हमने सडनली इस पर फोर्स लगाया, सडनली इस पर फोर्स लगाया, सडनली, तो ये स्ट्रिंग ब्रेक हुआ। और लेकिन जब धीरे धीरे हमने फोर्स लगाया, तो धीरे धीरे जब फोर्स लगाया तो कौन सा स्ट्रिंग ब्रेक हुआ, नीचे वाला स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हुआ। सडनली अगर लगाया था तो इस पे ब्रेक हुआ, लेकिन धीरे धीरे फोर्स लगाया तो ये स्ट्रिंग ब्रेक हुआ। ये सर, तो इससे क्या समझ पाते हो कि यहां पर सडनली जब फोर्स लगाया गया तो इस स्ट्रिंग पे फोर्स यहां पर लगा, जो कि फोर्स ऊपर तक ट्रांसमिट नहीं हो पाया, उतना टाइम ही नहीं दिया। सडनली आपने खींचा, लेकिन इसमें धीरे धीरे खींचा तो क्या हुआ, इस पर जो फोर्स लगा, ध्यान दीजिएगा, इस पर जो फोर्स लगा वो किस पे ट्रांसमिट किया, इस मास पे। और मास का हमेशा वेट नीचे की तरफ काम करता है, आपको पता है, तो वेट भी लग रहा है, इस पर लग रहा, तो किस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस पर लग रहा। क्यों, क्योंकि आपने खींचा, जो फोर्स आपने लगाया वो तो लगाया, साथ में इस मास का एक वेट है नीचे, mg, आपको पता है, ये दो फोर्स काम करने लगा इस पर, इसलिए ये टूट गया। और इस सिचुएशन पे यहां पर जो भी mg काम कर रहा है, दैट इज नॉट ट्रांसमिटेड टू, दैट इज ट्रांसमिटेड टू हियर, बट व्हाट आई हैव अप्लाइड हियर, जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये ट्रांसमिट इस पर नहीं हो पाया, ये फोर्स इस पर नहीं जा पाया, ये फोर्स इस पर जा पाया। वेट तो दोनों में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर ज्यादा फोर्स किस पर लग गया, इस पर लग गया, इस पर नहीं लगा। समझ में आया कि नहीं है? सो आपने देखा इस तरह की चीजें रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आप जो है देख सकते हैं। अब हमारा टास्क है कि इनर्शिया ऑफ मोशन को समझेंगे। अब हम इनर्शिया ऑफ मोशन को समझने जा रहे हैं। क्या कहता है इनर्शिया ऑफ मोशन? It is inability of a body to change itself, its state of uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी है तो वो अपने स्टेट को मेंटेन तब तक रखता है जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता है। तो आगे क्या होगा, दैट इज अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कैन नाइदर एक्सेलरेट नॉर रिटार्ड बाय इट्स ओन। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेट नहीं होगा ना रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो ना एक्सेलरेशन ना रिटार्डेशन, वेलोसिटी ना बढ़ रहा होगा ना घट रहा होगा। बढ़ रहा तो एक्सेलरेट होता, घट रहा होता तो रिटार्ड होता, दोनों ही नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात। मतलब कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड, लेट्स सपोज, तो वो कंटिन्यू चलता जा रहा तब तक जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो। खुद से नहीं कर सकता, इसमें लिख रहा है बाय इट्स ओन, खुद से नहीं कर सकता, एक्सटर्नल एजेंट आकर के कर सकता है। अब ये एक्सटर्नल एजेंट कौन होगा, इसके बारे में अलग से एक कहानी है, अलग से एक लेक्चर आपके पास जाएगा कि कौन कौन आ रहा है इसको चेंज करने के लिए, इस इनर्शिया को चेंज करने के लिए, सेपरेट वीडियोस के लिए डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते, इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, जैसे लिख रहा है व्हेन अ बस और ट्रेन स्टॉप्स सडनली। देखिए आप ट्रेन या बस पे बैठे हुए हैं, एक पैसेंजर ट्रेन या बस पर बैठा हुआ है और ट्रेन या बस रनिंग कंडीशन में है, मतलब मोशन में, क्लियर है? तो पूरा बॉडी मोशन में है उस समय पैसेंजर का, लेकिन सडनली अगर ब्रेक मारता है तो पैसेंजर आगे की तरफ फॉल कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो लेग्स है पैसेंजर के वो तो रेस्ट पर आ जाते हैं ड्यू टू ट्रेन के साथ कांटेक्ट में लेग्स के साथ है। या आप अगर सीटिंग है, आप अगर बैठे हुए हैं तो जहां तक आप बैठे हैं वहां तक आपका रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी उस मोशन में है। तो ये मोशन मतलब आगे की तरफ जाने का कोशिश करता है, क्लियर है कि नहीं? आप अगर उल्टा आदमी है तो पीछे घूम के बैठिएगा तो पीछे जाइएगा,
समझ में आ रहा? बहुत कोई बोलता है सब हम तो पीछे चल गए थे, तो तुम उल्टा बैठा था भाई, क्योंकि ट्रेन में बैठने का जो है ना दो तरीका है, एक ऐसे बैठने का तरीका है और एक ऐसे बैठने का तरीका है। अगर ट्रेन ऐसे जा रहा है, आप अगर ऐसे बैठे हैं तो आगे झुक जाइएगा, और अगर आप ऐसे बैठे हैं तो पीछे झुक जाइएगा। ये थ्योरी फिर कैंसिल हो जाए, बेकार हो जाएगा सब। बैठने के तरीके के ऊपर है और ट्रेन किधर चल रहा है उसके हिसाब से। क्लियर है ना? जिधर ट्रेन चल रहा था उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ जाएंगे, ये कहने का मतलब। A person jumping out of a moving train may fall forward. अगर ट्रेन चल रही है और उस चलने के दौरान कोई ट्रेन से कूद जाता है ना, स्लो है, सोचता है कि भाई टाइम जल्दी उतर जाएंगे, जल्दी घर चले जाएंगे, ऐसा होता है ना हड़बड़ी। तो हड़बड़ी में जो गड़बड़ी होता है, ट्रेन की दुर्घटनाएं आज के टाइम पे आप लोग सुनते होंगे, ये हड़बड़ी गड़बड़ी के चक्कर में ट्रेन जब तक प्लेटफॉर्म पे रुकती नहीं है तब तक उतरना नहीं होता। या बस में भी आप ऐसे देखते हैं कि चलती बस में कोई चढ़ जा रहा है या चलती बस से उतर जा रहा है, तो बोला जाता है जब भी आप उतर रहे हैं तो आप किधर थोड़ा सा चल लें, जिधर बस रन कर रहा है। अगर नहीं चलेंगे, अगर सीधा सीधी पैर ऐसे रख दीजिएगा नीचे आप, तो बस चूंकि मोशन में आगे की तरफ, आप आगे की तरफ फॉल कर जाएंगे। सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आपका बॉडी मोशन पर है, क्योंकि आप बस पर है, बस मोशन पर है, मतलब आपका बॉडी मोशन पर है, और आप सीधा सीधी ग्राउंड पे उतर रहे हैं और रेस्ट पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी तो वो अलाउ नहीं कर रहा है। वो बॉडी अभी भी चाह रहा है मोशन पे रहे, तो आप सीधा सीधी आगे जाके गिर जाए। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का ये भी एग्जांपल। आगे कह रहा है एन एथलीट रन्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस करते होंगे, कोई भी बचपन से करता होगा। तो जब भी लॉन्ग जंप किया जाता है तो एक लाइनिंग होता है, उस जगह से जंप करना होता है। तो आप खड़े खड़े वहीं से जंप करते हो कि पीछे से रनिंग लेते हो? रनिंग लेते हो। क्यों लेते हो? तो आगे लिख रहा है यहाँ पे, दिस इज बिकॉज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय रनिंग इज एडेड टू द वेलोसिटी ऑफ द एथलीट एट द टाइम ऑफ जंप। जो वेलोसिटी आप पहले लिए होंगे अपना, जो दौड़ रहे हैं, वो वेलोसिटी ऐड हो जाएगा कब? जब आप लाइनिंग से कूदना स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप जंप कीजिएगा तो आपका वेलोसिटी उस पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जंप जब आप कर रहे हैं जिस वेलोसिटी से, और जो आपने रनिंग किया वो वेलोसिटी उस पर ऐड हो जाएगा, सो दैट क्या होगा, यहां लिख रहा है हेंस ही कैन जंप ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। आप काफी लॉन्ग जो है डिस्टेंस कवर कर पाएंगे आप जंपिंग में। बॉलर एक बॉलिंग करते हैं, एक फास्ट बॉलर को आपने देखा होगा, क्रिकेट अगर देखते होंगे, और स्पिनर को देखते होंगे, तो कौन फास्ट बॉलिंग करता है? जो लॉन्ग डिस्टेंस रन करके आता है, कि सामने से जो स्पिन गेंदबाज जो स्पिन बॉलिंग करता है लॉन्ग डिस्टेंस, उसी को बोला जाता है फास्ट बॉलर। आपने देखा होगा पाकिस्तान का एक बॉलर था और अभी तक उसका रिकॉर्ड है ये चीज, क्या नाम है उसका? शोएब अख्तर। सोचो कितना स्पीड से फेंकता था? 150 नॉर्मल बात है, 150 नहीं फेंकता था, 165 का स्पीड से होता। अभी तो कोई नहीं फेंका। उसका रनिंग देखे हो, बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा पीछे से वहां से दौड़ के आता था भाई। बहुत कोई उस पर कंप्लेन किया कि उतना दूर से दौड़ के आता है, तो उसको जवाब मिला है कि तुम भी बाउंड्री के बाहर से दौड़ के आओ, उतना थक जाओगे ना। उसको हर 5 ओवर के बाद रेस्ट चाहिए होता था। अभी इंडिया का कोई बॉलर को आप बोलिएगा कंटिन्यू 8 ओवर 10 ओवर कर दीजिए, कर देगा वो, क्योंकि 1 ओवर करने के बाद दूसरा बॉलर करता है, 1 ओवर रेस्ट मिल जाता है उसको। लेकिन वो नहीं करता था, वो 5 ओवर करने के बाद उसको रेस्ट चाहिए था, क्योंकि इतना लॉन्ग रनिंग करता था। लॉन्ग रनिंग करने से जो क्या होता है, जो इंपैक्ट पड़ता है बाद में, आप जो जिस स्पीड से बॉल को फेंक रहे हो, आपने जो अपना आर्म का स्पीड लगाया वो तो लगाया, साथ में जब आपने दौड़ के आया उस वेलोसिटी को भी ऐड कर दीजिए। जितना लॉन्ग डिस्टेंस से आप दौड़ करके आएंगे, जितना वेलोसिटी के साथ आप दौड़ करके आएंगे, सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस से दौड़ने नहीं होगा, काफी स्पीड से दौड़ के आना होगा, वो इंपैक्ट जो है पड़ता है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन के। अब हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखिए। मतलब जैसे अभी तक हम लोग मोशन और रेस्ट दोनों का इनर्शिया देख चुके हैं, जो अपने स्टेट को मेंटेन करने का कोशिश करता है, यहां पर भी वही है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन को भी मेंटेन करने का कोशिश करता है। यहां लिख रहा है इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन until and unless the external force acts on it। डायरेक्शन चेंज करेगा, कब करेगा? जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स आ जाए। अदरवाइज जिस डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। मतलब आप इनर्शिया ऑफ मोशन देख चुके हैं, उसके बाद ही इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को
मोशन में आना पड़ेगा पहले, तब आप ये बात समझ पाएंगे। अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है तो इस तरह से मूव करने का कोशिश करेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। अभी तो फिलहाल हमने खुद इसको ऐसे लाया, इसलिए अगर ये बॉडी खुद से ऐसा चल रहा है तो खुद से ये ऐसा चलने का कोशिश करेगा। समझ में आ रहा? जब तक हम इसको धक्का ना दे दे। समझ में आ रहा? अगर आप खुद स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं तब तो आप करते रहेंगे। अगर कोई इधर से आपको धक्का दे दे तो आप साइड हो जाएंगे, है ना? डायरेक्शन को चेंज करने का तब होता है। बाकी बात हम आगे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, व्हेन अ स्टोन टाइड to one end of a string is whirled and the string breaks suddenly। हमने एक जुगाड़ बनाया है, वैसे और भी है, इसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। हमने एक स्ट्रिंग लिया है, इस पर एक बॉडी इस पे लगाया, एक एंड पे स्ट्रिंग दिख रहा है, स्ट्रिंग तो बोल रहा है जब इसको घुमाया जाता है, स्ट्रिंग इज व्हिर्ल्ड, जब इसको घुमाया जाता है तो इस तरह से हम अगर घुमाते हैं तो आप देख पाएंगे। आप इस बॉल पे ध्यान दीजिए, मुझे मत देखिएगा। ये वेल्ड कर रहा है ना, इसको समझेंगे हम थोड़ा देर में, डोंट वरी। इस तरह से वेल्ड कर रहा है। अगर इसी बीच में गलती से ये अगर टूट जाता है, ये स्ट्रिंग अगर टूट जाता है तो कैसा जाएगा? फिलहाल तोड़ नहीं रहा, छोड़ देंगे। एक ही बात है, टूट जाना या छोड़ देना, तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे तो क्या होगा आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है? फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? ऐसे आपको दिख रहा है ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। इसको अगर हम यहाँ से छोड़ दें तो क्या होगा? चला गया गायब। तो इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में देखना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, यहाँ पर स्ट्रिंग था, यहाँ पर मेरा हाथ था और ये बॉल था, ठीक है कि इस तरह से मोशन कर रहा है। इस इंस्टेंट पे अगर हम मान लीजिए जिस सिचुएशन में ये बॉल यहाँ पर था, मेरा हाथ यहाँ पर था, ये सिचुएशन, अगर उस समय ये स्ट्रिंग ब्रेक हुआ या हमने छोड़ दिया तो ये हमारे तरफ जो फोर्स लग रहा था, ये जो फोर्स था, इधर एक फोर्स था ना, हमने खींच कर वो छोड़ गया, वो खत्म। तो अब ये किधर गया? सर हमें दिखा नहीं, हम आपको बता रहे हैं ये इस तरह से मूव किया। किधर मूव किया है? इस तरह से, क्योंकि इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन यही है, आपको पता है। तो किधर मूव किया? पहले मूव कर रहा था सर्कल में मूव कर रहा, लेकिन जैसे ही हमने छोड़ा ये किधर चल गया? स्ट्रेट लाइन। शुरू से ही बोल रहे थे, क्यों स्ट्रेट लाइन लिख रहा है? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन लिखा था, स्टार्ट में ही ये बात लिखा था। इनर्शिया क्या है? जब हम शुरुआत किए थे यही बात अंडरलाइन किए थे। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सर्कुलर मोशन कर रहा था लेकिन स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि हमेशा हर बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने का कोशिश करता है। जब तक आप फोर्स लगा रहे हैं तब तो आप जबरदस्ती उस पर फोर्स लगा करके वो काम करा रहे हैं। मतलब सर्कुलर मोशन यहाँ जो हो रहा था वो जो हम फोर्स लगा रहे थे स्ट्रिंग में उस वजह से हो रहा था। जैसे हमने उस फोर्स को छोड़ा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा कि नहीं? हमारे तरफ से जो एक्सटर्नल फोर्स था वो छोड़ दिया। तो वैसे आगे बढ़ रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा। सडनली क्या कह रहा था? व्हिर्ल्ड एंड द स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली। अगर वो स्ट्रिंग टूट जाता है सडनली, द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। ये जो स्टोन होगा वो क्या करेगा? फ्लाइज ऑफ मतलब उड़ जाएगा। किधर उड़ेगा? टेंजेंट टू द सर्कल। जिस सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा था उस टेंजेंट की तरफ मूव कर लेगा। दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा? दिस इज बिकॉज द पुल इन द स्ट्रिंग वाज फोर्सिंग द स्टोन। पहले जो स्ट्रिंग था यहां पर वो क्या कर रहा था? इस स्ट्रिंग को फोर्स कर रहा था इधर, जिस वजह से ये सर्कुलर मोशन हो रहा था। मतलब कोई ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जरूरी है, जो कि आप प्रोवाइड कर रहे थे फोर्स अप्लाई करके। आपने फोर्स इधर अप्लाई किया ना, इस वजह से इधर एक फोर्स लगा, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आया जो कि लास्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, दैट इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं होता है, बट एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये दो अलग चीजें जो कि आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है बट एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। जो लास्ट क्लास नहीं देखे हैं, जो बातें अगर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। सर्कुलर मोशन हमने पढ़ाया है। आगे बात करते हैं। तो बोल रहा है इस वजह से ये सर्कल में मूव कर रहा था। दिस इज बिकॉज द pull in the string was forcing the stone in a bid to move along the straight line, flies of tangentially। पहले क्या हो रहा था? ये फोर्स
टेंजेंशियल सॉरी ये फोर्स हम सेंटर की तरफ लगा रहे थे, कौन लगा रहा था भाई, हम लगा रहे थे, किसके थ्रू, एक स्ट्रिंग के थ्रू। जैसे ही हम इस फोर्स को ऑफ कर दिए, मतलब छोड़ दिए या ब्रेक हो गया, ये फोर्स गया, तो ये फोर्स के वजह से ही सर्कुलर मोशन हो रहा था। अगर यही फोर्स गया तो सर्कुलर मोशन क्यों ही करेगा, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, चलो आगे बात करते हैं। तो ये सिनेरियो आपको दिखाया, और ये बात भी हम आपको समझाया कि थोड़ा देर पहले जो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन लिखाए थे वो क्यों था। अभी स्ट्रेट लाइन में अपने आप चला गया ना, हमने नहीं इसको भेजा, हम तो सर्कुलर मोशन करा रहे थे। आगे बात, द रोटेटिंग व्हील ऑफ एनी व्हीकल थ्रोज आउट मड इफ एनी टेंजेंशियली ड्यू टू डायरेक्शनल इनर्शिया। अगर आप ये नोटिस किए होंगे, अगर एक व्हील है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कार हो चाहे ट्रक हो, एनी व्हील है, तो इस व्हील, ये व्हील मान लीजिए इस तरह से रोटेट कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार हो रहा है, ये रोड है, इधर आ रहा है, ये क्लियर है कि नहीं। अगर मड होगा रास्ते में, अगर रास्ते में कीचड़ होगा, तो इस कीचड़ को ये किधर फेंकेगा, इस तरह से किधर फेंकेगा, टेंजेंशियली, इस तरह से फेंकता है टेंजेंशियली। अगर ये गलती से चिपक करके यहां तक आ गया होगा मड, तो इसको कहां फेंकेगा, ये टेंजेंशियली ऊपर की तरफ फेंकेगा। समझ में आ रहा है, टेंजेंट बनाना होता है। अगर गलती से यहां पर पहुंच गया है मड चिपक के, तो ये किधर फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा। यहां पर पहुंच गया तो इधर फेंकेगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में फेंकेगा। यस सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब तक चिपक कर रहेगा तब तक तो साथ में घूमेगा, जैसे ही साथ छूटा वहां पे टेंजेंट बना दो, उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जहां तक चिपका हुआ वहां तक तो वैसे ही घूमेगा, जहां साथ छूटा फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन ले लेगा। ये भी डायरेक्शनल इनर्शिया का एक एग्जांपल है। और एग्जांपल देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा ये फील कर पाएंगे आप लोग, ये चीज एक्सपीरियंस किए होंगे अपने लाइफ में। मान लीजिए कि आप एक कार में बैठे हुए और कार मूव कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में चल रहा था सीधा, अचानक से सामने कोई आ गया, इस वजह से ड्राइवर को टर्न लेना पड़ा, अचानक से सडनली टर्न लेना पड़ा। तो आप सीधा बैठे हुए थे, जैसे ही ये टर्न ऐसा लेता है ड्राइवर, आप पीछे बैठे हुए किधर मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। अगर टर्निंग इधर होता है तो आप इधर मूव करते हैं, क्यों, क्योंकि आप स्ट्रेट थे, आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो डायरेक्शनली इधर मूव कर चुका है, बट अपर पार्ट तो जिधर था उधर ही रहने का कोशिश कर रहा है। सो इट सिग्निफाइज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ कार गोज अराउंड अ कर्व सडनली, जब कोई कर्व में कार घूमता है, सडनली अचानक से टर्निंग आता है, उस समय आप कार पे अगर बैठे हुए होंगे, इस कार पे अगर आप बैठे हुए होंगे, यू विल बी थ्रोन आउटसाइड, बाहर की तरफ आप मूव करने का कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पर एक पर्सन को बनाए तो ये मूवमेंट किधर की तरफ होगा, इधर मूव करने का कोशिश कीजिएगा, हाँ कि ना। सडनली मूवमेंट जब होता है तो बाहर की तरफ मूव करने का कोशिश होता है। इसके पीछे भी कारण है, बहुत डिटेल में चलेंगे इस चैप्टर के अंदर आगे जाएंगे। तो लिख रहा है, द पर्सन सिटिंग इनसाइड इट थ्रोन आउटसाइड, बाहर की तरफ आप फील करते हैं कि हमने इधर कोई धक्का दे दिया, जबकि कोई धक्का इधर नहीं दिया है। आपके अंदर एक डायरेक्शनल इनर्शिया था जिस पर क्या लग गया, एक्सटर्नल फोर्स लग गया। किधर लग गया, इस डायरेक्शन, जिधर आप मूव किए उसका अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, इस वजह से आप इधर मूव करते हैं। क्लियर है कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशंस देखा बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। तीन टाइप के इनर्शियाज को हमने डिस्कस किया, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप मान के चलिए यही समाप्त तो होता है। सर फर्स्ट लॉ का यूज हम न्यूमेरिकल में करते हैं क्या? यस, फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्चुअल यूज हम न्यूमेरिकल्स में देखते हैं। इस पर कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड लॉ जब आप हम डिस्कस करेंगे वहां न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे। क्योंकि फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो फॉर्मूला पढ़ के जाने से न्यूमेरिकल नहीं बनता है। यू मस्ट हैव क्लियर कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द सिनेरियो, जो कि क्वेश्चन में देगा। क्लियर है कि नहीं। तो आज का लेक्चर करेंगे हम इसी के साथ समाप्त। ज्यादा ज्यादा सिर्फ इतना कहेंगे, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।